साथ। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपके साथ खबरों में मैं हूं साक्षी मिश्रा। तो आज दिल्ली के इंडिया गेट से ही देश दुनिया की तमाम खबरें आप तक पहुंचाएंगे और बड़ी अपडेट्स देश दुनिया की आपके सामने रखेंगे। अब बिल्कुल बात होगी राजनीति की, मनोरंजन की और सभी बड़ी खबरों की। हमारे साथ बने रहिएगा फिट इंडिया के साथ। आपको याद होगा बीते दिन हमने आपको एक खबर बताई थी जहां पर एक महिला का शव जिसका सिर कटा हुआ था वो बरामद हुआ था। अब इसी मामले को लेकर एक बड़ा खुलासा भी हो गया है और अब जो खुलासा हुआ है उसमें ये बात सामने आई है कि महिला की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसके प्रेमी ने ही की थी। और क्या क्या डिटेल्स सामने आई है, देखिए उस रिपोर्ट में। पुलिस की गिरफ्त में ये वही शख्स है जिस पर कत्ल का सनसनीखेज इल्जाम है। मोनू नाम के इस आरोपी को पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद गिरफ्तार किया है। असल में 6 नवंबर को नोएडा के एक नाले में एक महिला का शव मिला था। महिला का सिर और हाथों के पंजे गायब थे। जांच के दौरान पुलिस ने 5000 से अधिक सीसीटीवी कैमरे खंगाले, 1100 से ज्यादा वाहनों को ट्रैक किया और 44 संदिग्ध वाहनों के मालिकों और चालकों से पूछताछ की। कई सीसीटीवी खंगाले और तब जाकर सिर कटे शव का मामला सुलझ पाया। पुलिस के मुताबिक मृतका प्रीति सलारपुर में अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। आरोपी मोनू सोलंकी की एटा निवासी है। महिला और मोनू की मां दोनों एक ही कंपनी में नौकरी करते थे। यहीं से जान पहचान बढ़ने के बाद नजदीकियां बढ़ी। आज की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और आज की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां पर जो दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े हुए आतंकी मॉड्यूल में अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया था। पुलिस स्टेशन के अंदर उसमें ब्लास्ट हो गया है। तो आपको बता दें नौगाम पुलिस स्टेशन है, ये वही पुलिस स्टेशन है जहां पर अमोनियम नाइट्रेट जो जब्त किया गया था फरीदाबाद से उसको रखा गया था और ऐसे में जांच पड़ताल की जा रही थी और उसी दौरान हादसा हो जाता है और इस ब्लास्ट में 7 लोगों की मौत हो गई है और 29 जख्मी बताए जा रहे हैं। तो देखिए बेहद गंभीर ये खबर। जब्त अमोनियम की जांच करने गई फॉरेंसिक टीम के दौरान ही जब वो फॉरेंसिक टीम जांच पड़ताल करी थी तभी उसी वक्त धमाका हो जाता है। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई जांच के दौरान ये ब्लास्ट हुआ। जानकारी मिल रही कि विस्फोटक उसी आतंकी मॉड्यूल से बरामद विस्फोटक सामग्री के कारण हुआ है जिसे नौगाम पुलिस ने हाल ही में पकड़ा था। बता दें कि ये वही पूरा जो जब्त अमोनियम नाइट्रेट है जो फरीदाबाद से ले जाया गया था और इस दौरान फॉरेंसिक टीम जांच पड़ताल कर रही थी जब इसके अंदर ब्लास्ट हो गया और इस आग की जो लपटें हैं और जो ब्लास्ट की जो पूरी तीव्रता है वो कई कैमरों में भी रिकॉर्ड हुई और वो बाहर तक देखी गई है। तो 5 तस्वीरें फिलहाल आप अपनी स्क्रीन पर देखिए कि कैसे मौजूदा वक्त में जो सुरक्षा बल है उनके द्वारा यहाँ पर जो सर्च ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है और मौजूदा वक्त में घेराबंदी पूरे इलाके की कर ली है। तो आपको बता दें कि 5 तस्वीरें आप देख रहे हैं कि थाने में कितना जोरदार ये ब्लास्ट होता है। उसके बाद में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। सुरक्षा बल स्निफर डॉग के साथ में जम्मू कश्मीर के नौगाम पुलिस स्टेशन के परिसर के पास हुए विस्फोट की जांच के लिए पहुंच रहे हैं। हमारे साथ में ज्यादा जानकारी के साथ में साहिल सोहेल जुड़े हुए हैं। साहिल, जिस तरीके से ये ब्लास्ट हुआ है वो बहुत ज्यादा जोरदार था जिसकी तस्वीरें भी हमने देखी और क्या क्या जानकारी मिल रही है? देखिए कल देर शाम 11:20 के करीब जो है वो बड़ा धमाका पुलिस स्टेशन नौगाम श्रीनगर के अंदर होता है। हम इस समय पुलिस स्टेशन नौगाम से थोड़ी दूरी पर है। फिलहाल पुलिस ने यहाँ पर तार बिछा दी हैं और पुलिस स्टेशन की तरफ आगे जो है किसी को जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। लेकिन कल देर शाम 11:20 के करीब ये बड़ा धमाका होता है और सूत्रों से हमें पता चला कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने फरीदाबाद से जो एक्सप्लोसिव रिकवर किया था, सीज किया था, उसकी सैंपलिंग हो रही थी। एफएसएल की एक टीम, उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस की एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम और पुलिस स्टेशन नौगाम श्रीनगर के जो पुलिस कर्मचारी है, पुलिस अधिकारी है, वो सैंपलिंग कर रहे थे और उस विस्फोटक की, उस एक्सप्लोसिव की। जब वहाँ पे कुछ इस तरीके का धमाका हुआ कि पूरे इलाके में उसकी आवाज सुनाई दी गई, पूरे श्रीनगर में, और जो है आसपास के मकानों को भी काफी नुकसान हुआ। इस पूरे धमाके में अब तक कम से कम 5 लोगों की, जिसमें पुलिस कर्मचारी शामिल है, उनकी मौत हुई है जबकि 29 के करीब जख्मी हुए, जिन्हें सबसे पहले तो नजदीकी प्राइवेट हॉस्पिटल में भी भेजा गया था। लेकिन वहां पर जो गंभीर रूप से पुलिस जवान जख्मी हुए थे उनको श्रीनगर के आर्मी के 92 बेस हॉस्पिटल में ले जाया गया। यहाँ अब मामला ये है कि आखिर ये जो एक्सप्लोसिव है ये ट्रिगर कैसे हुआ, इसमें ब्लास्ट कैसे हुआ, वो एक जांच का विषय है जिसमें पूरी तरीके से अब जांच तो चलेगी। लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस ने फरीदाबाद से इस पूरे एक्सप्लोसिव को रिकवर किया था और ये पुलिस स्टेशन नौगाम वही पुलिस स्टेशन है। जांच तो की जाएगी कि आखिरकार ये एक्सप्लोसिव फट कैसे गया, क्या कुछ हुआ था उस दौरान। लेकिन साहिल, एक बार मौजूदा तस्वीरों के बारे में भी बता दीजिए कि कैसे एहतियाती कदम उठाया जा रहा है, नौगाम पुलिस स्टेशन के आसपास के लोगों का क्या कुछ कहना है?
देखिए, फिलहाल लोग बाहर तो नहीं आ रहे हैं क्योंकि एक तो काफी सवेरा है, सर्दियां हैं। ये श्रीनगर नौगाम का मेन हाईवे हैं और इसी मेन हाईवे से थोड़ी दूरी पर जो है पुलिस स्टेशन नौगाम है। और आप साथ में देखेंगे तमाम जो बड़े अधिकारी हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के, वो लगातार यहाँ पर पहुंच गए हैं और लगातार इसकी जांच की जा रही है। बीडीएस स्क्वाड भी पहुंच गया है। कल हमने देखा भारतीय सेना, इंडियन सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की जो स्पेशल टीम्स है वो भी पहुंच गई थी, क्योंकि जिस तरीके का ये बड़ा धमाका हुआ उससे कहीं ना कहीं पर जम्मू कश्मीर पुलिस में भी काफी इस चीज को महसूस किया गया कि इस तरीके का जो ब्लास्ट होना है और फिर इस तरीके का जानी नुकसान होना है, उससे कहीं ना कहीं पर ये एक इन्वेस्टिगेशन का मामला तो है जरूर बनेगा। लेकिन साथ में आपको ये बताना भी बहुत जरूरी है कि जो पुलिस स्टेशन नौगाम है, इसी पुलिस स्टेशन नौगाम में होगी कि आखिर इतना बड़ा ब्लास्ट हो कैसे गया। जब पड़ताल की जा रही थी तो उस दौरान ये हादसा कैसे होता है, इसके ऊपर भी गहनता से जांच होगी, तभी तस्वीर सामने आ पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हुए अगली खबर का रुख कर लेते हैं और खबर आपको बताते हैं बिहार से, जहां पर बिहार में भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की जीत हुई है। 243 में से 202 सीटें बम्पर जीत के साथ में एनडीए ने हासिल की। अब बिल्कुल एनडीए जहां पर प्रचंड जीत के साथ में आगे नजर आया है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। अगर सीटों की बात की जाए तो 79 सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीती है, तो वहीं जेडीयू 85 और एलजेपीआर 19 सीटों के साथ में प्रचंड जीत हासिल इनकी तरफ से की गई है। तो 89 सीटों के साथ में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर यहां पर उभरी है और एक बार फिर से बिहार की जनता ने बीजेपी के एनडीए के ऊपर भरोसा जताया है और मोदी और नीतीश की जोड़ी के ऊपर भरोसा जताया है। डिटेल्स हमारी रिपोर्ट में आप देखिए। बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत। महागठबंधन की जमानत जब्त। मोदी नीतीश की जोड़ी हुई हिट। राहुल तेजस्वी की जोड़ी गई पिट। बिहार में एनडीए ने ऐसा प्रचंड बहुमत हासिल किया है जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। सारा चुनावी गणित धरा का धरा रह गया और बिहार की जनता जनार्दन ने यह बता दिया कि उनका आशीर्वाद मोदी और नीतीश के साथ है। ये प्रचंड जीत, ये अटूट विश्वास बिहार के लोगों ने बिल्कुल गर्दा उड़ा दिया है। 243 सीटों वाली विधानसभा में एनडीए ने रिकॉर्ड तोड़ 202 सीटों पर जीत हासिल की, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। बीजेपी 89 सीट पर जीत दर्ज कर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, तो उसके सहयोगी जेडीयू ने 85 सीटों पर जीत हासिल की। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने 19 सीटें जीती, तो वहीं जीतनराम मांझी की हिंदुस्तान अवाम मोर्चा ने 5 सीटें जीती, जबकि उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने 4 सीटों पर जीत हासिल की। तो वहीं इस चुनाव में महागठबंधन को बड़ा झटका लगा है। तेजस्वी का सीएम बनने का सपना टूट गया। महागठबंधन महज 35 सीटों पर सिमट कर रह गया। पिछले विधानसभा में सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाली आरजेडी महज 25 सीटों पर सिमट गई, जबकि कांग्रेस केवल 6 सीटें जीतने में ही कामयाब हुई। वहीं महागठबंधन के प्रमुख सहयोगी मुकेश सहनी की वीआईपी का तो खाता भी नहीं खुला। लेफ्ट को 3 तो वहीं आईआईपी को 1 सीट मिली। सीमांचल में इस बार भी ओवैसी की पार्टी की अहमियत बरकरार रही। ओवैसी की एआईएमआईएम ने 5 सीटों पर अपना परचम लहराया, तो वहीं 1 सीट बीएसपी के खाते में गई। बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में एनडीए
की महाजीत के बाद में बंगाल के लिए भी हुंकार भरती है। क्योंकि 2026 की शुरुआत के साथ में ही बंगाल चुनाव को लेकर जो प्रचार का शोर है वो जरूर शुरू होता हुआ नजर आने वाला है। इसको लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने जीत के बाद में अपने संबोधन में कहा कि बिहार की जीत ने अब बंगाल का रास्ता साफ कर दिया है। बिहार में एनडीए की प्रचंड और ऐतिहासिक जीत ने पूरे विपक्ष को कुचल कर रख दिया। इस जीत का श्रेय पूरी तरह से पीएम मोदी को मिला और जीत से गदगद पीएम मोदी जब बीजेपी मुख्यालय पहुंचे तो उन्होंने अपना अगला टारगेट भी सेट कर दिया। बिहार की जीत से उत्साहित पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए हुंकार भरी कि अगले साल बीजेपी पश्चिम बंगाल से भी जंगल राज को उखाड़ फेंकेगी। पीएम मोदी ने कहा कि बिहार ने बंगाल में जीत का रास्ता बना दिया है। गंगा जी यहाँ बिहार से बहते हुए ही बंगाल तक पहुंचती है। बिहार ने बंगाल में भाजपा की विजय का रास्ता भी बना दिया है। मैं बंगाल के भाइयों बहनों को भी आश्वस्त करता हूं, अब भाजपा आपके साथ मिलकर पश्चिम बंगाल से भी जंगल राज को उखाड़ फेंकेगी। मैं देश और दुनिया में पीएम मोदी की इस हुंकार ने बंगाल में बीजेपी नेताओं का जोश हाई कर दिया है। उन्होंने भी पीएम मोदी के भरोसे पर खरा उतरने की कसम खा ली है। दिल्ली हम लोग को पथ दिखाया है और बिहार के लोग भी माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी और नीतीश जी के ऊपर भरोसा दिखाए हैं, एसआईआर के ऊपर भरोसा दिखाए हैं। अब बंगाल के बारी है और हम लोग निश्चित है कि 2026 में एसआईआर ठीक से होगा और बंगाल के लोग परिवर्तन चाहते हैं। हालांकि पीएम मोदी के दावे से टीएमसी इत्तेफाक नहीं रखती। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा कि बंगाल की मिट्टी और वहां के लोग बिहार से बिल्कुल अलग हैं और वहां मोदी का जादू नहीं चलेगा। बंगाल में आने वाला चुनाव में ममता बनर्जी 4th टाइम के लिए चीफ मिनिस्टर होने वाली है। ऐसा है, बिहार का जो रिजल्ट है उसके साथ बंगाल का ऊपर उसका कोई इम्पैक्ट ही नहीं होगा, क्योंकि बिहार में जो फैक्टर्स वोट में है और बंगाल का जो फैक्टर्स है कॉम्प्लीटली डिफरेंट। कुल मिलाकर बिहार फतेह के साथ ही पीएम मोदी ने मिशन बंगाल का रोड मैप। बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत होने के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तमाम मंत्रीगणों के साथ में दिल्ली बीजेपी दफ्तर में पहुंचे, संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने बिहार की जनता, बिहार के तमाम कार्यकर्ता और नेताओं जिनकी वजह से ये जीत हासिल हुई बीजेपी एनडीए को, उनका धन्यवाद किया। साथ में कांग्रेस के ऊपर जमकर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस का विजन अब नकारात्मक हो गया, उनके पास सकारात्मक विजन अब नहीं है। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी माओवादी और मुस्लिम लीग वाली बन चुकी है, उनकी सोच नकारात्मक है, जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं कर रहे हैं। आपको दिखाते हैं। कांग्रेस की राजनीति का आधार अब सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव पॉलिटिक्स हो गया है। कभी चौकीदार चोर है का नारा, संसद का समय बर्बाद करना, हर इंस्टीट्यूशन को अटैक करना, कभी ईवीएम पर सवाल, कभी चुनाव आयोग को गाली, कभी वोट चोरी का मनगढ़ंत झूठा आरोप, जाति और धर्म के आधार पर लोगों को बांटना, देश के बजाय देश के दुश्मनों के एजेंडे को आगे लाना। कांग्रेस के पास देश के लिए कोई पॉजिटिव विजन नहीं है। सच्चाई यह है कि आज कांग्रेस, और मैं बहुत गंभीरता के साथ कहता हूं, आज कांग्रेस मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस यानी एमएमसी बन गई है।
ये कांग्रेस मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस है, ये एमएमसी है। और कांग्रेस का पूरा एजेंडा अब इसी पर चलता है। बाबा बागेश्वर की सनातन हिंदू कर लोगों के बीच में उनसे परेशानियां जानी, उनका समाधान भी दिया और लोग काफी जश्न के माहौल में नजर आए। इस बीच पुष्कर सिंह धामी ने अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए उत्तराखंड वासियों के बारे में कहा कि उत्तराखंड वासियों को गांव के विकास में अपना योगदान भी देना चाहिए। और क्या कुछ हुआ आप देखिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शुक्रवार को अपने पैतृक गांव डूंडी बारमो पहुंचे। ये दौरा सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं बल्कि अपनी जड़ों से भावनात्मक जुड़ाव का अनमोल पल था। मां का हाथ पकड़कर गांव की पगडंडियों पर चलते मुख्यमंत्री धामी के इस दृश्य ने लोगों के दिलों को जीत लिया। ये दृश्य संस्कृति, कर्तव्य और मातृभक्ति का एक जीवंत चित्र बनकर सामने आया। इससे पहले भी कई मौकों पर सीएम धामी सभी औपचारिकताओं से ऊपर मां की सेवा को प्राथमिकता देते नजर आए हैं। गांव में पहुंचते ही सीएम धामी का लोगों ने भव्य स्वागत किया, जिसके बाद उन्होंने अपने गांव के ब्रह्मचारी मंदिर में पूजा अर्चना कर न केवल भगवान से उत्तराखंड की सुख समृद्धि की कामना की बल्कि उस मिट्टी का तिलक भी लगाया। बड़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श कर उनसे आशीर्वाद भी लिया। उन्होंने युवाओं और माताओं, बहनों और बच्चों से भी बात की। गांव की महिलाएं तो इतनी खुश हो गईं कि सीएम धामी के लिए स्वागत गीत भी गाए। मुख्यमंत्री धामी ने गांव में बिताए अनुभव साझा करते हुए कहा कि मां के साथ अपने पैतृक गांव पहुंचना उनके लिए बेहद भावुक क्षण रहा। ये वही गांव है जहां उन्होंने अपना बचपन बिताया, पहली बार विद्यालय की राह पकड़ी। उन्होंने कहा कि टूंडी बारमो उनके लिए सिर्फ एक गांव नहीं बल्कि उनकी जड़, संस्कार और पहचान भी है। उन्होंने पीएम मोदी की अपील को भी दोहराते हुए लोगों से अपील की कि हर उत्तराखंडी को अपने गांव के विकास में सहयोग देना चाहिए। इस दौरान सीएम धामी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के दौरान एक पौधा भी लगाया। इस अवसर पर सीएम ने ग्रामीणों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और उनके समाधान का आश्वासन भी दिया। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिनका आज एक बड़ा गुजरात का दौरा है। तो ऐसे में वो बुलेट ट्रेन की शुरुआत होने वाली है। आपको बता दें सुबह 10 बजे सूरत पहुंचने वाले हैं। उसके बाद सूरत में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का निरीक्षण करेंगे। आपको बता दें ये बुलेट ट्रेन वो प्रोजेक्ट है जो कि मुंबई से अहमदाबाद की दूरी को सिर्फ 2 घंटे की कर देगा। इसके साथ साथ में कई सारे जो प्रोजेक्ट्स है उसका शिलान्यास और लोकार्पण ट्रेन के द्वारा किया जाना है। कैसे ये दौरा संभावित है, क्या कुछ खास है, डिटेल्स आप रिपोर्ट में देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में बन रहे बुलेट ट्रेन स्टेशन का दौरा करेंगे और मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की प्रगति की समीक्षा करेंगे। इस प्रोजेक्ट से भारत हाई स्पीड रेल युग में कदम रख रहा है, जिससे व्यापार, पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। सूरत स्टेशन का डिजाइन डायमंड सिटी की पहचान से प्रेरित है और यात्री सुविधाओं, मेट्रो और भारतीय रेलवे के साथ मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी से लैस होगा। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की कुल लंबाई लगभग 508 किलोमीटर है, जिसमें गुजरात और दादर एवं नगर हवेली में 352 किलोमीटर और महाराष्ट्र में 156 किलोमीटर शामिल है। प्रोजेक्ट के पूरा होने पर मुंबई से अहमदाबाद का सफर सिर्फ लगभग 2 घंटे में तय होगा। इस कॉरिडोर में 326 किलोमीटर वायाडक्ट और 17 नदी पुलों का निर्माण पूरा हो चुका है। ये कॉरिडोर साबरमती, अहमदाबाद, आनंद, वडोदरा, भरूच, सूरत, बिलीमोरा, वापी, बोईसर, विरार, ठाणे और मुंबई जैसे प्रमुख आर्थिक और औद्योगिक शहरों को जोड़ेगा। ये प्रोजेक्ट भारत की कनेक्टिविटी को नई रफ्तार देने वाला ऐतिहासिक कदम साबित होने वाला है। दुनिया के सबसे उन्नत बेंचमार्क पर तैयार हो रहा ये प्रोजेक्ट इस बात का प्रतीक है कि भारत तकनीक और इंफ्रास्ट्रक्चर के नए युग में प्रवेश कर चुका है। प्रोजेक्ट का 465 किलोमीटर रूट वायाडक्ट पर बनाया जा रहा है और अब तक 326 किलोमीटर वायाडक्ट निर्माण पूरा हो चुका है। साथ ही 25 में से 17 नदी पुल पूरे हो चुके हैं। ये डिजाइन यात्रियों की सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और लंबी अवधि की स्थिरता को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। ये यात्रा
समय, सुविधा और आराम की दृष्टि से भारत के इतिहास में सबसे बड़ा बदलाव लाएगी। साथ ही ये कॉरिडोर व्यापार, उद्योग, पर्यटन और रोजगार को अभूतपूर्व बढ़ावा देने वाला है। सीधे तौर पर यह प्रोजेक्ट न केवल भारत को हाई स्पीड रेल क्लब में शामिल करेगा, बल्कि क्षेत्रीय विकास, रोजगार, स्मार्ट शहरों का विस्तार, निवेश और उद्योगों को बढ़ावा देने के नए आयाम स्थापित करेगा। बिहार में महागठबंधन की हार के बाद में विपक्ष चकनाचूर नजर आ रहा है। सबसे ज्यादा सदमे में आरजेडी है, लेकिन यूपी में अखिलेश यादव की टेंशन भी इस हार से बढ़ती हुई नजर आ रही है। दरअसल बिहार में आरजेडी की हार को लेकर अब एमवाई फैक्टर को भी जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, क्योंकि एमवाई फैक्टर का नाम बहुत लिया गया, लेकिन मुस्लिम यादव फैक्टर की धज्जियां उड़ गई। अब ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि क्या एमवाई समीकरण अब टूट गया है और पीएम नरेंद्र मोदी भी अब एमवाई समीकरण की नई परिभाषा देते हुए नजर आए। क्या कुछ कहा गया, आप भी सुनिए। बिहार में एनडीए की बम्पर जीत के कई मायने हैं। अभी तक बिहार में एमवाई समीकरण को महागठबंधन की ताकत माना जाता था। ऐसे में कुछ समीकरण यूपी में अखिलेश यादव का भी है, लेकिन बिहार चुनाव आरजेडी का एमवाई समीकरण पूरी तरह ध्वस्त हो गया। खुद पीएम मोदी ने कहा कि कुछ दलों ने तुष्टीकरण के लिए एमवाई का फॉर्मूला बनाया था, लेकिन बिहार की जीत ने एक नया समीकरण एमवाई फॉर्मूला दिया है, और वो है महिला और युवा। बिहार में कुछ दलों ने तुष्टीकरण वाला एमवाई माय फॉर्मूला बनाया था, पर आज की इस जीत ने एक नया सकारात्मक एमवाई माय फॉर्मूला दिया है, और ये है महिला और यूथ। पीएम मोदी ने एक बार फिर से जंगल राज को लेकर कांग्रेस और आरजेडी पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि अब बिहार में जंगल राज कभी नहीं आएगा। बिहार के चुनाव में जब मैं जंगल राज की बात करता था, कट्टा सरकार की बात करता था, तो आरजेडी के लोग कभी विरोध नहीं करते थे, लेकिन कांग्रेस वालों को बहुत चुभता था और बहुत मोदी क्या बोल रहे हैं, ऐसा क्या बोल रहे हैं। लेकिन आज मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं कहूंगा अब वापस नहीं आएगी कट्टा सरकार, अब वापस नहीं आएगी। बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत ने कई सवालों को जन्म दिया है, तो इसके साथ ही विपक्ष को आईना भी दिखाया है। बिहार में महागठबंधन की करारी हार हुई है। इसके बाद में जो कहा जा रहा था वही सच भी साबित हुआ। महागठबंधन ने वोट चोरी और ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर निशाना साधते हुए बीजेपी को जमकर घेरा और चुनाव आयोग के ऊपर भी निशाना साधा। बिहार की हार के बाद में महागठबंधन दुखी नजर आ रहा है। जो नेता हैं वो हताश दिख रहे हैं, तो वहीं बीजेपी के नेता काफी गदगद नजर आ रहे हैं। और इसी बीच असम के मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी पर भी तंज कस दिया है। क्या कहा है उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। बिहार में महागठबंधन की करारी हार। कांग्रेस ने फिर छोड़ा ईवीएम वाला राग। हार पर सवाल, विपक्ष फिर लाचार। जैसा ही पहले से अंदाजा लग रहा था कि बिहार में महागठबंधन की हार का ठीकरा फिर ईवीएम पर फोड़ा जाएगा, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने बिहार में महागठबंधन की हार के लिए ईवीएम को दोषी माना है। उन्होंने कहा कि मुझे जो शक था वो सच निकला। जो मुझे शक था वो सही निकला। ये पूरा का पूरा खेल मतलब मैनिपुलेटेड वोटर लिस्ट और मैनिपुलेटेड ईवीएम का है। इधर बिहार चुनाव में हार के बाद राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया, और उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा कि बिहार में परिणाम वाकई आश्चर्यजनक है।
हम एक ऐसे चुनाव में जीत हासिल नहीं कर सके जो शुरू से ही निष्पक्ष नहीं था। ये लड़ाई संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए है। कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन इस परिणाम की गहन समीक्षा करेगा और लोकतंत्र को बचाने के लिए अपने प्रयासों को भी आगे प्रभावी बनाएगा। इधर महागठबंधन की हार और राहुल गांधी के ट्वीट पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने तंज कसा और कहा कि राहुल गांधी बीजेपी के लिए भाग्यशाली हैं। That Rahul Gandhi is a lucky mascot for BJP. When he started Vote Chori campaign in Bihar, then only people of Bihar decided that we are going to vote Narendra Modi only and to nobody else. असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM ने सीमांचल में अपने अच्छे प्रदर्शन को दोहराया है। उन्होंने जनादेश को स्वीकार करते हुए कहा कि मैंने हमेशा कहा था कि राजद भाजपा को नहीं रोक सकता। और मैं फिर से बिहार की आवाम का शुक्रगुजार हूं और खास तौर से मैं पहले से कह रहा था कि आरजेडी बीजेपी को नहीं रोक पाएगी। बिहार चुनाव के नतीजों ने महागठबंधन के साथ साथ यूपी में अखिलेश और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की भी नींद उड़ा रखी है। अब उन्हें ये समझाना होगा कि अगर एनडीए से मुकाबला करना है तो जमीन पर काम करना होगा। हर बार ईवीएम को दोषी ठहराना ठीक नहीं है। जम्मू कश्मीर से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां श्रीनगर में नौगाम पुलिस स्टेशन में धमाका हुआ है। दरअसल अमोनियम नाइट्रेट में अचानक से ब्लास्ट हो जाता है। एफएसएल की टीम मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल कर रही थी। रात के करीबन 11:20 की खबर, जब अचानक से धमाका हो जाता है। 9 लोगों की जान चली गई है, वहीं 27 लोग इस पूरे घटनाक्रम में घायल हो गए हैं। तो आपको बता दें, ये वही नौगाम पुलिस स्टेशन है जहां से जांच की शुरुआत हुई थी। जो मॉड्यूल फरीदाबाद में पकड़ा गया था और जो अमोनियम नाइट्रेट जब्त किया गया था, उसी को लेकर वहां पर जांच की जा रही थी और उस अमोनियम नाइट्रेट में अचानक से धमाका हो गया, जिसके बाद में यहां 9 लोगों की मौत हो गई है। फिलहाल पूरे एरिया को जो है वो कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, घेराबंदी कर दी गई है। ये वही अमोनियम नाइट्रेट है जिसका इस्तेमाल दिल्ली धमाके में होने की आशंका जताई जा रही थी। 5 तस्वीरें आप फिलहाल अपनी स्क्रीन पर देखिए। तो देखिए, कश्मीर पुलिस ने मामले की जानकारी दिल्ली में गृह मंत्रालय को दे दी है। पूरे इलाके को सुरक्षा बलों ने घेर लिया है और सर्चिंग चल रही है। अधिकारी इसे आतंकवादी हमला नहीं बल्कि एक दुर्घटना बता रहे हैं। आप ये 5 तस्वीरें देखिए कि थाने में कितना जोरदार ब्लास्ट हुआ, उसके बाद में अफरा तफरी कैसे मची। सुरक्षा बल स्निफर डॉग के साथ में जम्मू कश्मीर के नौगाम पुलिस स्टेशन परिसर के पास में हुए विस्फोट की जांच के लिए फिलहाल पहुंच चुके हैं। देखिए, जो धमाका हुआ है बहुत ज्यादा जोरदार था, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। और ज्यादा जानकारी लेकर हमारे साथ हमारे सहयोगी जम्मू कश्मीर से साहिल सोहेल जुड़ गए हैं। साहिल, फिलहाल मौजूदा तस्वीरें एक बार दिखाइए, अपडेट दीजिए, कैसे जांच पड़ताल आगे बढ़ी है और क्या कुछ अब तक का अपडेट सामने आया है। देखिए, जम्मू कश्मीर पुलिस के जो बड़े अधिकारी है वे फिलहाल सिचुएशन को एसेस कर रहे हैं और आप देखेंगे कि जो एरिया है उसे फिलहाल सीज कर दिया गया है, सील्ड ऑफ कर दिया गया है और किसी को भी फिलहाल पुलिस स्टेशन की तरफ जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। जहां पर ये कल देर शाम 11:22 पर बड़ा एक्सप्लोजन होता है और हमें जो सूत्रों से जानकारी मिली है उनके मुताबिक अब तक इस एक्सप्लोजन में, इस धमाके में 9 लोगों की मौत हुई है, जिसमें पुलिस जवान भी शामिल हैं और एक स्थानीय नागरिक भी जो टेलर का काम कर रहे थे। और जम्मू कश्मीर पुलिस टीम को ये जो एक्सप्लोसिव सीज हुए हैं उनको सीलने में, उनको जो है बंद करने में सहायता कर रहे थे, वो वहां पे मौजूद था, उसकी भी इसमें मौत हुई है। और फिलहाल जो घायल है उनको जो है श्रीनगर के आर्मी के 92 बेस हॉस्पिटल में भेज दिया गया है। 11:22 जो मैंने आपको टाइम बताया, वहां पे एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है श्रीनगर पुलिस स्टेशन नौगाम में, जो कि श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग के बिल्कुल नजदीक है। और आप देखिए, अब जो है सामान भी यहाँ पर लिया जा रहा है, बैरिकेडिंग के लिए जो है वो बैरिकेड्स भी लिए जाते हैं ताकि इनको जगह जगह पे लगाया जाए और किसी को भी पुलिस स्टेशन के भीतर जाने की अनुमति फिलहाल नहीं दी जा रही है। 350 kg के करीब ये एक्सप्लोसिव जो है फरीदाबाद से रिकवर हुआ था, उसी की सैंपलिंग हो रही थी और उसी की का एग्जामिनेशन जो एफएसएल टीम उसका करने के लिए पहुंच गई थी और उस बीच ये जोरदार धमाका होता है। हाँ, मैं आपको बता दूं कि पुलिस स्टेशन नौगाम श्रीनगर से ही जैश टेरर मॉड्यूल के खिलाफ जो है इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई थी। इसी इलाके में पहले पोस्टर मिले थे, पोस्टर मिलने के बाद जो है यहीं से शुरुआत इन्वेस्टिगेशन की हुई थी।
जितने भी उसमें जो इन्वॉल्व थे उनको गिरफ्तार किया गया था और उनकी गिरफ्तारी से मौलवी इरफान की गिरफ्तारी होती है, फिर डॉक्टर अदील और डॉक्टर मुजम्मिल शकील की गिरफ्तारी होती है। हरियाणा की फरीदाबाद से डॉक्टर मुजम्मिल शकील के रेंटेड अकोमोडेशन से ये सारा जो बारूदी मवाद है वो पकड़ा गया था और इस बारूदी मवाद की अब उसको बाद में श्रीनगर लाया गया था, जम्मू कश्मीर लाया गया था, जो कि जो एक प्रोसीजर है और उस प्रोसीजर के तहत यहाँ पर इसकी सैंपलिंग और एग्जामिनेशन हो रही थी। एफएसएल की टीम मौजूद थी, इसके साथ साथ एसआईए की और जो बताया जा रहा है उनकी टीम मौजूद थी। जम्मू कश्मीर पुलिस नौगाम पुलिस स्टेशन के जो पुलिस जवान है वो पूरे घटनाक्रम के ऊपर आप नजरें बनाए रखिए, ग्राउंड जीरो से एक अपडेट देते रहिए, क्योंकि ये ब्लास्ट एक बड़ा ब्लास्ट है। आखिरकार कैसे हुआ है ये भी एक बड़ा सवाल उठता है और आगे क्या कुछ होने वाला है इसके लिए जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं दिल्ली का। दिल्ली धमाके में क्या क्या नए अपडेट्स आए हैं, जांच का